हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में ये तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेक्चर से पहले मैं आप लोगों को क्या पढ़ा चुका हूँ? इससे पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा चुका हूँ। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कैसे एल्किल हैलाइडों के आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है वो भी बता चुका हूँ। आइसोमेरिज्म कौन कौन से ये प्रदर्शित करते हैं इसकी भी बातें हो चुकी हैं। और अब कार्बोधनायन के स्थायित्व के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टार्ट किया था मैंने हेलो एल्केन का निर्माण, किस प्रकार हेलो एल्केन का निर्माण होता है, किस प्रकार हेलो एल्केनों को बनाया जाता है। और उसमें पहला मैंने बताया था एल्केनों से, और दूसरा टॉपिक चल रहा है हम लोगों का एल्कीनों से, जिसमें योगात्मक अभिक्रिया द्वारा यानी एल्कीन पर HX अर्थात किसी हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा किस प्रकार एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस अभिक्रिया का नाम मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया के बारे में और भी विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको मार्कोनिकॉफ का नियम बताया, किस प्रकार मार्कोनिकॉफ के नियम से कोई HX किसी एल्कीन पर जुड़ता है। और आज हम लोग बात करेंगे मार्कोनिकॉफ के अगले उसी का कोई अगला हम लोग एग्जाम्पल देकर के मार्कोनिकॉफ को एक्सप्लेन करेंगे और मैकेनिज्म के साथ उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। तो इसका देखिए क्या बन रहा है प्रोडक्ट। ब्रोमीन मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार यहां जुड़ना चाहिए और हाइड्रोजन यहां जुड़ना चाहिए। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, या नीचे मैं लिख दूंगा, इसके प्रोडक्ट के नीचे मैं लिख दे रहा हूं मार्कोनिकॉफ नियम से, मार्कोनिकॉफ नियम से यह प्रोडक्ट बना है। क्योंकि इसमें ब्रोमीन यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, कम होती है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में हम लोग क्या पढ़े हैं? पहला स्टेप पढ़े हैं। पहला स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों का निर्माण। तो पहले HBr टूटेगा, H+ और Br-, ठीक है। दूसरा इस पर वो आक्रमण करेगा H+। देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, दूसरा स्टेप यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है इसमें? H+ है। तो H+ इस पर अटैक करेगा। H+ जब इस पर अटैक करेगा तो देखिए दो कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन क्या बनेगा? एक तो हाइड्रोजन अगर यहां जुड़ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट हो गया तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन इससे आके जुड़ गया और इस वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह का कंडीशन बनेगा। लेकिन अगर यही पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा तो ये हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा तो चार्ज पॉजिटिव इस पर आएगा। तो कुछ इस तरह का कंडीशन होगा। ये कंडीशन कुछ इस तरीके का होगा। अब आप देखिए, ये 1 डिग्री का, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ये, और ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। चलिए ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। तो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन हमने ले लिया थर्ड स्टेप में।
थर्ड स्टेप में हमने 2 डिग्री का कार्बोकैटायन लिया, सिंगल बॉन्ड CH3 और Br माइनस को इस पे जोड़ दिया, तो Br माइनस तो यहां आके जुड़ जाएगा, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, यहीं पर आपको ध्यान देना होगा कि कार्बोकैटायन में शिफ्टिंग भी होती है, और यदि शिफ्टिंग से, यदि स्थानांतरण से आपको स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाए तो आप उसको लेकर के फॉलो करेंगे। तो 3 तरह की शिफ्टिंग होती है। पहली शिफ्टिंग होती है हाइड्राइड, इसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देते हैं। फिर होती है शिफ्टिंग मेथाइल और फिर होती है शिफ्टिंग फिनाइल। अगर हाइड्राइड है, हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्राइड है, CH3 तो ये मेथाइल है, फिनाइल इसमें नहीं है, यानी मेथाइल है, हाइड्राइड है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे हाइड्राइड को। तो हाइड्राइड जो है वो यहां चला आएगा, तो जब ये यहां जाएगा, सॉरी इस पर CH है, ठीक है, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जब हाइड्रोजन यहां जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए कंडीशन इस तरीके का होगा, चार्ज आ गया इसके ऊपर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम लोग लिखते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग इसको कहा जाता है। तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। अब आप बनाओगे Br माइनस के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका प्रोडक्ट ये मिलेगा, आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि यही सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना होगा। इसको अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको यहां भी लिख सकता हूं, Br माइनस सिंगल बॉन्ड CH3, यहां हो जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से इसका मतलब मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार, यानी मार्कोनिकॉफ के नियम से जो बनाया गया प्रोडक्ट है वो रॉन्ग है, और राइट क्या है? आपके मैकेनिज्म द्वारा, आपके क्रिया विधि द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट जो है वो राइट है। इसका मतलब कि जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करें। मार्कोनिकॉफ ने कहा जरूर, लेकिन आपको मैकेनिज्म ध्यान में रखना होगा। हमेशा मैकेनिज्म को ही प्रायोरिटी देंगे, हमेशा क्रिया विधि को आप प्राथमिकता देंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग इसमें करते हैं बच्चों। इसी तरह का एग्जाम्पल होगा, थोड़ा सा मैं परिवर्तन केवल कर देता हूं और यहां मैं कर दूंगा C6H5 फिनाइल, तो यहां भी बनेगा C6H5। अब मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार तो प्रोडक्ट ये बनेगा ही, लेकिन मैकेनिज्म के हिसाब से ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो देखा जाए मैकेनिज्म के हिसाब से किस तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए, डिस्कस करते हैं इसको हम लोग। यहां पर मैं लिख देता हूं क्रिया विधि, क्रिया विधि मैकेनिज्म। सेम उसी तरह स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? पहले HBr ब्रेक होगा, और HBr ब्रेक होने के बाद मिलेगा हमें H प्लस Br माइनस लोन पेयर। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये जो आपका फिनाइल है, CH3 है और यहां पे हाइड्रोजन है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा तो ये दो प्रोडक्ट में टूटेगा। दो प्रोडक्ट में देखिए क्या टूटेगा, C6H5 CH3H CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, पहला ये बनेगा। और ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री का कार्बो धनायन बन गया। अगर इलेक्ट्रॉन
ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हुआ तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा। तो ये आपका बच्चों 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया। अब आप जानते हो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन यानी द्वितीयक कार्बोधनायन प्राथमिक कार्बोधनायन से ज्यादा स्थायी होता है, स्टेबल है ही, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अब यहां देखिए शिफ्टिंग, कार्बोधनायन में शिफ्टिंग पॉसिबल होती है। हाइड्राइड भी है, फेनाइल भी है, मेथाइल भी है। किसको प्रायोरिटी देंगे? प्रायोरिटी हम लोग देंगे किसको? प्रायोरिटी देंगे हाइड्राइड को। तो यहां लिखेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो C6H5 CH3, ये पॉजिटिव चार्ज यहां चला आएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस पर Br माइनस अटैक करेगा और वो यहां आके जुड़ेगा तो बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3 Br CH2 CH3। तो इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, जबकि मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार प्रोडक्ट कुछ और है और मैकेनिज्म के हिसाब से देखा गया तो प्रोडक्ट कुछ और है। तो आप किसको सही मानोगे? आपको हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल को सही नहीं मानना होगा, आपको हमेशा मैकेनिज्म को सही मानना होगा। अगर मैकेनिज्म, कभी कभी ऐसा भी एग्जांपल मैंने दिखाया है कि जहां पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बन रहा था, मैकेनिज्म के द्वारा यानी क्रिया विधि के द्वारा भी वही सेम प्रोडक्ट बन रहा था। तो उस कंडीशन में आपका मार्कोनिकॉफ रूल सही है। लेकिन जहां पर शिफ्टिंग की प्रक्रिया होने लगेगी उस कंडीशन में आपका मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एल्कीनो से में ही पढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यही रिएक्शन अगर परऑक्साइड या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, देखिए कैसे होगा ये रिएक्शन। बात करते हैं इस रिएक्शन का हम लोग। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। पहले मैं एग्जांपल दे लूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, लेकिन यहां पर बेंजाइल परऑक्साइड है, बेंजाइल परऑक्साइड। इसकी उपस्थिति में ये जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होने लगेगी। ये एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से ये प्रोडक्ट आपका बना हुआ है। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार ये प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है, अब इसका देखिए मैकेनिज्म। क्या ये प्रोडक्ट इस हिसाब से एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से है, लेकिन फिर मैकेनिज्म भी देखा जाए इसका। क्या है इसकी क्रिया विधि? क्रिया विधि पहला स्टेप देखिए, बेंजाइल परऑक्साइड का ये फार्मूला है। ये बेंजाइल परऑक्साइड में ये जो बॉन्ड है वो जब ब्रेक होगा तो इसके दोनों बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अलग अलग होकर के ये ले लेगा फ्री रेडिकल, यानी 2 फ्री रेडिकल यहां पे बनेंगे, 2 फ्री रेडिकल यहां पे बन रहे हैं। ठीक है, अब यही फ्री रेडिकल क्या करेगा देखिए, HBr है। सेकेंड स्टेप में यहां भी दिखा सकते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल है HBr में। ये जो इलेक्ट्रॉन ये भी बॉन्ड टूटेगा इसी तरीके से, ये OH हो जाएगा और यहां पर आपका हो जाएगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है,
अब देखिए अगला जो स्टेप होगा, अब फ्री रेडिकल बनने के बाद वही फ्री रेडिकल अटैक करेगा इस पर। इस रिएक्शन को हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से जो रिएक्शन हो रहा है इसको खैरास नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया, इसलिए इसको खैरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या है कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल देखिए कहां जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है। इसमें दो कंडीशन आएंगे, दो कंडीशन देखिए क्या आएगा। अगर हम इसको यहां जोड़ दें तो ये आपका 1 डिग्री का फ्री रेडिकल है, इसको 1 डिग्री फ्री रेडिकल यानी 1 डिग्री का यानी प्राथमिक मूलक, प्राथमिक मुक्त मूलक है ये। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन हमारा ये है 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, द्वितीयक मुक्त मूलक है। अब बताइए कि 1 डिग्री मुक्त मूलक में और 2 डिग्री मुक्त मूलक में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो आपको बताया जा चुका है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री का मुक्त मूलक 1 डिग्री के मुक्त मूलक से ज्यादा स्थायी होता है। जब ये ज्यादा स्थायी होगा इसका मतलब स्थायी प्रोडक्ट आपका ये है। तो थर्ड स्टेप में आप इसको दिखा सकते हो। और दूसरी बात की फ्री रेडिकल में यानी मुक्त मूलक में और कार्बो एनायन, कार्बो एनायन किसको कहते हैं, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों में कभी भी शिफ्टिंग नहीं होती है। यहां आप लोग इसको देख सकते हो और आपका फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार है, जिसको खैरास नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया, इसलिए इसको खैरास इफेक्ट या खैरास प्रभाव भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर ये दूसरा टॉपिक बच्चों आज खत्म हो रहा है आपका, एल्कीनों से किस प्रकार एल्काइल हैलाइड बनाएंगे योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार जो आपने योगात्मक अभिक्रिया कराई, उस योगात्मक अभिक्रिया का नाम था इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। वो मैं वहां लिख दिया था, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये जो अभी रिएक्शन मैंने आपको बताया है, ये रिएक्शन आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों मुक्त मूलक, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बन रहे हैं, मुक्त मूलक बन रहे हैं। तो इस रिएक्शन का नाम होता है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है दोनों योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन जो मार्कोनिकॉफ रूल से आपने पढ़ा जिसमें कार्बोधनायन बन रहा था, वो आपका मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया के थ्रू हुआ। इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया उसको कहते हैं। लेकिन जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगा, बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में जो अभिक्रिया हुई, उसको हम लोग कहते हैं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तो इस प्रकार एल्किल हैलाइड बनाने की यह विधि समाप्त होती है। नोट करेंगे बच्चों इसको। बच्चों तीसरी विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उस विधि का नाम है अल्कोहलों से। यानी अभी हम लोगों ने एल्केनों से पढ़ा, एल्कीनों से पढ़ा, अब पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहलों से किस प्रकार एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन बनाए जा सकते हैं। तो उसमें भी अल्कोहलों को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने की बहुत सारी विधियां हैं और उसमें पहली विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा, यानी HX की क्रिया द्वारा। हैलोजन अम्ल का मतलब HX, हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा किस प्रकार हम लोग एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। यानी हाइड्रोजन हैलाइड की अल्कोहल से अभिक्रिया कराने के बाद एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा।
तो इस अभिक्रिया में अल्कोहलों का क्रम यानी उसकी सक्रियता का क्रम, उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस तरीके का होता है। तृतीयक अल्कोहल, फिर होता है द्वितीयक अल्कोहल और तब आता है आपका प्राथमिक अल्कोहल, यानी 3 डिग्री, तब 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया में तृतीयक अल्कोहल की सक्रियता सबसे अधिक होती है, फिर द्वितीयक अल्कोहल की, फिर प्राथमिक अल्कोहल की। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, तृतीयक अल्कोहल का एग्जाम्पल अगर देना है तो इस तरीके का, ये कार्बन तृतीयक है, इससे OH जोड़ दिया तो ये तृतीयक अल्कोहल हो गया। अब द्वितीयक अल्कोहल की बात करनी है, ये आपका सेकेंडरी हो गया, ये द्वितीयक कार्बन है क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद मैं प्राथमिक का एग्जाम्पल दे दूं, ये आपका प्राथमिक अल्कोहल है क्योंकि ये जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। यानी सबसे ज्यादा इन तीनों अल्कोहलों में सबसे सक्रिय अल्कोहल कौन सा है? तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक अल्कोहल होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार अल्कोहल के द्वारा हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अल्कोहलों से जो बनाने का जो प्रोसेस है हमारा, किस प्रकार अल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाएंगे, चलिए उस क्रम में देखते हैं कि सबसे पहले क्लोरो एल्केनों की बात करते हैं। तो क्लोरो एल्केनों का निर्माण यदि अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट यानी सांद्र HCl का प्रयोग करें और निर्जल ZnCl2, एनहाइड्रस यानी निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का प्रयोग करें तो अल्कोहल के साथ इसकी यदि अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में यदि हम लोग तृतीयक अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, इस अभिक्रिया में तृतीयक अल्कोहल उत्प्रेरक, उत्प्रेरक यहां कौन है? यही HCl और ZnCl2 यहां पे कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। तो तृतीयक अल्कोहल उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ही तृतीयक अल्कोहल उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ही क्रिया करके क्लोरो एल्केन का निर्माण करता है। अब देखिए इस प्रोसेस को तृतीयक अल्कोहल क्यों बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कर लेता है? इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि तृतीयक अल्कोहल की सक्रियता इतनी ज्यादा होती है कि उसे उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए ROH, हमने प्राथमिक कोई अल्कोहल ले लिया और HCl ले लिया, कॉन्ग का मतलब होता है सांद्र, गाढ़ा, और निर्जल ZnCl2 का प्रयोग कर लिया। ZnCl2 एनहाइड्रस है, निर्जल है, तो देखिए यहां से OH और ये H, यानी ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अल्कोहल का OH ग्रुप और HCl का H रिएक्ट करके वाटर बनाता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? क्लोरो एल्केन। इस तरीके से क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। CH3CH2OH ये आपका एथिल अल्कोहल है और इस एथिल अल्कोहल का रिएक्शन HCl से करा दीजिए। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो यहां से क्या निकलेगा? वाटर, और HCl से वाटर निकल गया, OH जुड़ के Cl इसमें जुड़ जाएगा तो बनेगा देखिए CH3CH2Cl प्लस H2O, प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन या इसको हम लोग कहते हैं एथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि यदि टर्सरी अल्कोहल का प्रयोग किया जाए इस रिएक्शन में, ये आपका टर्सरी अल्कोहल हो गया, तो ये अभिक्रिया
बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही संपन्न हो जाती है। तो इस तरीके से आपका यहां पे टर्सरी एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टर्सरी अल्कोहल की सक्रियता सभी अल्कोहलों में सबसे ज्यादा होती है, इसके लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? देखिए, अब यहां पर एक चीज मैं आपको नोट में लिख दे रहा हूं, ध्यान देंगे। ये नोट में यहां लिख देंगे, इस रिएक्शन के जस्ट नीचे नोट में फर्स्ट नंबर डाल के लिखेंगे, सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड का मिश्रण लुकास अभिकर्मक कहलाता है। दूसरा पॉइंट, क्लोरोएल्केनों के निर्माण की इस विधि को ग्रूव प्रोसेस कहते हैं, ग्रूव प्रक्रम कहते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं। ये नोट में आप लोग लिख लेंगे। और ये लुकास अभिकर्मक समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभिकर्मक, इसकी जरूरत आगे अभी पड़ती रहेगी और किसी भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे बार बार ये पूछा जाता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। ठीक है, नोट में ही इसको लिखेंगे। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग, क्लोरोएल्केन तो बना लिया, किस प्रकार? हाइड्रोजन हैलाइडों द्वारा, HCl के द्वारा, निर्जल जिंक क्लोराइड जिसको कहते हो, दोनों के मिक्सचर को लुकास अभिकर्मक, इसके द्वारा हम लोगों ने क्लोरोएल्केन बनाने का प्रोसेस पढ़ लिया। अब आते हैं ब्रोमोएल्केन किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए, ब्रोमोएल्केन बनाने के लिए कोई अल्कोहल ले लीजिए और अल्कोहल में आपको लेना होगा प्राइमरी अल्कोहल लेना होगा। इस अल्कोहल पर रिएक्शन कराएंगे। देखिए कैसे, डायरेक्ट ये नहीं मिलेगा। पहले क्या होगा कि KBr का रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ, तो यहां मिलेगा बच्चों HBr प्लस KHSO4। ये जो बनने वाला HBr है ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, तब जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा RBr प्लस H2O। RBr का मतलब क्या है? ब्रोमोएल्केन है ये। इस तरीके से ब्रोमोएल्केन का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए, इस अभिक्रिया में यदि हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का प्रयोग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया में यदि हम लोग द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का प्रयोग करेंगे तो आप जानते हैं कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया, इलिमिनेशन 11th क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ चुके हो, ये मान के चला जाएगा। नहीं तो इसी में आगे मैं बताऊंगा विलोपन अभिक्रिया क्या है, इसी के रासायनिक गुण में आपको पढ़ना भी है। तो विलोपन अभिक्रिया के द्वारा क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। बनाना था अल्कोहल और बन गया एल्कीन। तो कभी भी ब्रोमोएल्केन के निर्माण में आपको द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप लोग द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में बदल जाता है और होने वाली इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं?
विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं आइडो एल्केन की। तो कैसे आइडो एल्केन बनेगा देखा जाए तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, पहले KI लेते हैं और इसका रिएक्शन करा देते हैं H3PO4। इसका नाम है आर्थोफास्फोरिक एसिड। क्या नाम है? आर्थोफास्फोरिक एसिड। क्या बनेगा? HI बनेगा प्लस KH2PO4 बनेगा। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट। HI बना प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट। अब अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ कराएंगे। HI के साथ कराएंगे तो ये क्या बना देगा? RI बनाएगा प्लस H2O, यानी इस प्रकार आइडो एल्केन बनता है। इस प्रकार आइडो एल्केन प्राप्त हो गया। ठीक है, और यहां पर नोट में सेम यही बातें जो हैं वो यहां नोट करनी है, क्योंकि इस अभिक्रिया में सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का यदि प्रयोग किया जाए तो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल ये आइडो एल्केन न बन करके क्या बन जाएगा? वहां बन जाएगा क्या? एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। और वहां पर भी अभिक्रिया कौन सी होगी? वहां पर भी अभिक्रिया होगी विलोपन अभिक्रिया, और विलोपन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। तो जो नोट्स मैंने इसमें लिखवाया है सेम यही नोट्स आप लोग इसमें भी लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये क्लियर हो गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन हैलाइड हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX यानी HCl, HBr, HI ये जो ले रहे हैं उनकी भी क्रियाशीलता का क्रम होता है। तो यहां आप चाहें तो नोट में बच्चों लिख सकते हैं, ओवरऑल नोट्स में आप लिख सकते हैं क्या? इस अभिक्रिया में जो अल्कोहल के साथ होने वाली अभिक्रिया थी, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। HI, तब होगा HBr, तब होगा HCl। ये हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने आपको इस अभिक्रिया में अल्कोहलों की क्रियाशीलता बताई, और अल्कोहलों की क्रियाशीलता 3 डिग्री, 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, उसी प्रकार हाइड्रोजन हैलाइडों की भी क्रियाशीलता का क्रम होगा HI, तब HBr, फिर HCl। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। दूसरा प्रोसेस क्या है? फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से। देखिए कैसे बनेगा। ये आपका मैं कर दिया, इसी में बी पार्ट हो गया। ठीक है, और लिख देंगे फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से। फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से। अब फास्फोरस हैलाइडों में भी कई तरह के फास्फोरस हैलाइड हैं। एक PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड होता है, और फास्फोरस पेंटा हैलाइड भी होता है। तो सबसे पहले देखिए, ROH की अभिक्रिया PX3 के साथ कराते हैं, फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ कराते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में एथाइल अल्कोहल ले लिए और PCl3 यूज कर लिया। यहां आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? RX बनेगा। यह आपका प्रोडक्ट RX बनेगा, प्लस इसको बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3RX बनेगा, और साथ में बनेगा H3PO3। अब जाके रिएक्शन बैलेंस हुआ है। यदि हम लोग PCl3 का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां क्या बनेगा? 3 मोल्स इसको भी लेना पड़ेगा, C2H5
Cl प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड है ये। उसी तरीके से अल्कोहल के साथ अगर PX3 के जगह पे PX5 यूज किया जाए तो क्या बनेगा? तो बनेगा RX प्लस POX3 प्लस HX, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। यानी अगर हम लोग यहां ले लेते हैं C2H5OH प्लस PCl5 गिव्स C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, इस प्रोडक्ट का नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड इसको कहते हैं, POCl3 को। तो इस तरीके से फास्फोरस ट्राई हैलाइड PCl3 और PCl5 के द्वारा क्लोरो एल्केनो का निर्माण हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट PBr3 ज्ञात नहीं है। ब्रोमो एल्केनो का निर्माण डायरेक्ट संभव नहीं है, इनडायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं। आइडो एल्केन भी डायरेक्टली संभव नहीं है, इनडायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो वो प्रोसेस आप लोग पढ़ें या ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यही प्रोसेस आपके NCERT में भी दिया गया है। फास्फोरस ट्राई हैलाइडों द्वारा किस प्रकार हैलो एल्केन का, किस प्रकार एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, बच्चों अगला प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और जिस रिएक्शन का नाम है डार्जेन रिएक्शन। डार्जेन अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार बनाते हैं? डार्जेन अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार बनाते हैं? क्या डार्जेन अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार हैलो एल्केन का निर्माण होता है? तो डार्जेन अभिक्रिया स्पेशली किसके निर्माण के लिए है? और इस विधि द्वारा क्लोरो एल्केन, यानी यहां लिखेंगे क्लोरो एल्केनो का निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। क्लोरो एल्केनो का निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। देखिए कैसे, किस तरीके से। तो कैसे बनाएंगे? अल्कोहलों की क्रिया, जब अल्कोहलों की क्रिया SOCl2, नाम है इसका थायोनिल क्लोराइड, जब अल्कोहलों की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए कि क्लोरो एल्केन बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है, सबसे अच्छी विधि है। क्या रीजन है, किस वजह से सबसे अच्छी विधि इसको माना जाता है? देखिए यहां पर अल्कोहल ले लिया, ये थायोनिल क्लोराइड है और उत्प्रेरक के रूप में इसमें पिरिडीन का प्रयोग किया जाता है। पिरिडीन को शॉर्टकट में PY लिखते हो, फार्मूला C5H5N होता है और इसकी उपस्थिति में प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। यहां पे जो SO2 है यानी सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस के रूप में होता है, HCl भी गैस के रूप में होता है। ये दोनों अपने आप बाहर निकल जाते हैं और इस तरीके से क्लोरो एल्केन बन जाता है। तो यही कारण है कि कहा जाता है कि क्लोरो एल्केन बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है। अब देखिए नोट में लिखेंगे, इस विधि द्वारा ब्रोमो एल्केन क्यों नहीं बनाया सकता? क्योंकि SOBr2 अस्थाई होता है। SOBr2 अस्थाई होने पर ब्रोमो एल्केन तथा आइडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन तथा आइडो एल्केन
आइडोएल्केन क्योंकि SO2 ज्ञात नहीं है, बनाया नहीं जा सकता है। ये नोट में आप लोग लिख लेंगे, यानी क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे उपयुक्त विधि इसको माना जाता है। इसको अच्छे से आप लोग नोट करेंगे बच्चों। यानी आपको जो मैंने विधि बताई, पहली विधि एल्केनों के द्वारा, दूसरी विधि एल्कीनों से, और तीसरी विधि मैंने बता दी अल्कोहलों से। यहां पर यह विधि आपकी समाप्त होती है, लेकिन अभी मैं कुछ और मेथड बताऊंगा, जैसे रेडान मेथड क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों रेडान विधि के बारे में, ठीक है। रेडान विधि क्या है, उस हिसाब से हम लोग फिर से हैलोएल्केन के निर्माण की विधि को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आपके लिए तीसरा लेक्चर ये तैयार हो चुका है, और तीसरे लेक्चर में इन सब चीजों को आप लोग विशेष ध्यान देंगे, बार बार इसको रिवीजन करेंगे, अपने एनसीईआरटी से भी उसको देखते रहेंगे। और एनसीईआरटी में जो भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज दिए गए हैं, जो भी टॉपिक हो जाते हैं, उसको आप लोग करते रहिए, ठीक है। दैट्स ऑल।